मेरे बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं है। बच्चे मेरी आवाज का मजाक उड़ाते थे। मैं बहुत रोता था। मेरे वालिद ने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की ताकि मैं सर उठा के जीऊं और अपने आप पर फख्र करूं। जब मैं अपने फाइनल एग्जाम में फेल हो गया, मेरे घर वाले बहुत परेशान थे, सिवाय मेरे वालिद के। मेरे लिए नतीजा कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन इल्म अहमियत रखता है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैजान है। ये मेरा साइन नेम है। मैं अबेकाओ का को फाउंडर हूं। मैं पैदाइशी तौर पे हार्ड हियरिंग हूं। मेरे अब्बू बहरे हैं और अम्मी को भी सुनने में काफी मुश्किल होती है। मैं हियरिंग स्कूल गया और वो मेरी जिंदगी का सबसे कठिन तजुर्बा था। वहां पर उस्ताज़ा को पता ही नहीं था कि जिन तुलबा को सुनने में मुश्किल होती है उनसे कैसे बात करनी है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी नाकामियों का सामना किया है। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मेरी फैमिली के मुसलसल साथ ने कभी मुझे हिम्मत नहीं हारने दी। मैंने स्कूल छोड़ दिया और प्राइवेटली ओ लेवल्स के लिए पढ़ा। ये वो वक्त था जब मैं एक उस्ताद से मिला जिनको पूरी समझ थी कि मेरे से कैसे बात करनी है, और इस वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने पढ़ाई रोक दी और अपना कारोबार शुरू किया। ज्यादातर नौजवान जो बहरे हैं वो बेरोजगार हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अबेकाओ का ख्याल इसी मकसद पर मबनी है कि ऐसे लोगों के पकाने की सलाहियत को इस्तेमाल करके उनके लिए रोजगार मुहैया करें। मैंने अपनी कुछ पसंदीदा चीजें बेची और अपने घर वालों की मदद से हमने अबेकाओ एक पुश कार्ड की सूरत में शुरू किया। मेरे अब्बू ने मुझसे पूछा कि अच्छी तालीम हासिल करने के बावजूद मैं ये पुश कार्ड का कारोबार क्यों शुरू कर रहा हूँ। वो परेशान थे कि लोग क्या सोचेंगे। उस दिन मैंने अपने वालिद से सिर्फ एक बात कही कि आप ये मत सोचें, बल्कि अपनी जिंदगी से लुत्फानंदोज हों और मुस्तकबिल के लिए अच्छी उम्मीद रखें। जब मैंने अबेकाओ शुरू किया तो लोगों ने इस आइडिया और नाम दोनों का बहुत मजाक उड़ाया। हमारी सबसे पहली सेल सिर्फ 200 रुपए की थी। कारोबार शुरू करने के 20 दिन के बाद मेरे भाई ने एक अखबार खरीदा और मैं ये देखकर हैरान रह गया। एक मशहूर अखबार के कवर पेज पे हमारी खबर थी। इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हुआ। लेकिन कारोबारी जिंदगी की अपनी मुश्किलात हैं। मैंने बहुत दफा गिव अप करने का सोचा और मैं इस हद तक डिप्रेस्ड हो गया कि मुझे खुदकुशी का ख्याल आता रहा। हमें गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुश्किल वक्त में मेरे दोस्तों ने भी साथ छोड़ दिया। मुझे यूएस एम्बेसी ने इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया। वापस आने के बाद मैंने एक बार फिर अबेकाओ एक कैफे की सूरत में शुरू किया। कैफे से हमें ब्रेक इवन टारगेट मिल गया। हम अपनी मार्केटिंग और प्रोडक्ट पर फोकस थे। मैंने अपने कारोबार को फ्रेंचाइज भी किया, लेकिन उन्होंने मेरे कारोबार की खिलाफ वर्जी की और बाद में ब्रांड आइडेंटिटी को भी कॉपी किया। जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो लॉकडाउन की वजह से हमें अपने कैफे को बंद करना पड़ा। हमने अपने कारोबार के मॉडल को पिवट किया और फूड ट्रक के लिए इन्वेस्टमेंट जमा की। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और इस वजह से रोजगार भी पैदा हुआ। हम बहुत जल्द ही अपनी दूसरी ब्रांच भी खोलने वाले हैं। अगर आपको सुनने में मुश्किल है तो उसका सबसे बड़ा चैलेंज लैक ऑफ इंक्लूजन एंड अवेयरनेस है। यहाँ पर मुश्किल से ही कोई कैप्शनिंग सर्विस है और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी कोई इंटरप्रेटर्स नहीं है। लोगों को ये नहीं पता कि सुनने में मुश्किल आना और बहरे होने में फर्क है। वो सिर्फ उनको अहमक समझते हैं और उस्ताद अक्सर ऐसे बच्चों को बताते हैं कि वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। जब भी स्कूल में मैं कोई आइडिया शेयर करता था, मुझे सिर्फ यही याद है कि वो मेरी आवाज पर हंसते थे और मुझे साइड पर कर देते थे। मुझे अपने बारे में बुरा लगता था कि मुझे सुनने में काफी मुश्किल पेश आती है, जबकि मेरे वालिद 35 साल से टेलर मास्टर के तौर पे एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे और उन्हें ऐसे काम करते देखना मेरे लिए इंस्पिरेशन का जरिया था।
मेरी फैमिली ने ये सब चैलेंजेस फेस करने में मेरी बहुत मदद की है, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तंग करती है वो दूसरे लोग हैं जिनको सुनने में मुश्किल आती है, या जो बहरे हैं जिनको सोसाइटी निगलेक्ट करती है। बिल्कुल उन लोगों की तरह जिनको सुनाई देता है बहरे लोगों को भी डॉक्टर, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर्स बनने की ख्वाहिश है, पर उनके लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अब एक खाओ का मकसद डेफ कम्युनिटी और लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप फिल करना है और कस्टमर्स को साइन लैंग्वेज में ऑर्डर देने की तरगीब देना है, और अब एक खाओ के इनिशिएटिव से डेफ कम्युनिटी को एम्पावर करना है। कुछ लोग इस आइडिया की भी हौसला शिकनी करते हैं, वो लोग जिनको सुनाई नहीं देता और जो सुन सकते हैं, उनमें सिर्फ फर्क इतना है कि उनके हाथ, उनका मुंह और आंखें उनके कान हैं, उनमें भी बराबर काबिलियत है। लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं। लोगों को शमूलियत को फ़रोग देने के लिए साइन लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए। अब एक खाओ के रेगुलर कस्टमर्स मेन्यू देखे बगैर साइन लैंग्वेज में ऑर्डर देते हैं। अगर यही पूरे पाकिस्तान में होना शुरू हो जाए तो इसका इम्पैक्ट ज़बरदस्त होगा। एक साजगार माहौल का ना होना ऐसा मसला है जिसका हम अभी तक सामना कर रहे हैं। हुकूमत को ब्रिक एंड मॉर्टर के मुकाबले में स्ट्रीट इकॉनमी को बुलंद करने के असरात का अंदाज़ा ही नहीं है। दिलचस्पी का ना होना एक और चैलेंज है जिसका हमें हुकूमत की तरफ से सामना है। हमें लोग सिर्फ इसलिए हकीर समझते हैं कि हम बहरे हैं। मैं अपनी जिंदगी का एक मज़ाहिया वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा मुझसे किसी ने पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? मैंने जवाब दिया, नहीं। जिस पर उन्होंने कहा, तौबा तौबा, ये सुनकर दुख हुआ। मैंने भी उनसे पूछा, आपको साइन लैंग्वेज आती है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं। जिस पर मैंने कहा, तौबा तौबा, सुनकर दुख हुआ। अब एक खाओ सिर्फ खाने पीने का कारोबार नहीं है, एक ऐसा ब्रांड है जो कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर बहरे और हार्ड ऑफ हियरिंग लोगों के जरिए चलाए जाने वाली फास्ट फूड की चेन है। हमारा मकसद इन्हें मतलूबा नज़्म व नस्क, ऑपरेशंस और अकाउंटिंग की महारतों से आरास्ता करना है ताकि वो पूरी यूनिट को आज़ादाना तौर पर चला सकें। मेरे बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं है। बच्चे मेरी आवाज़ का मजाक उड़ाते थे। मैं बहुत रोता था। मेरे वालिद ने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की ताकि मैं सर उठा के जीऊं और अपने आप पर फख्र करूं। जब मैं अपने फाइनल एग्जाम में फेल हो गया, मेरे घर वाले बहुत परेशान थे, सिवाय मेरे वालिद के। मेरे लिए नतीजा कोई अहमियत नहीं रखता, लेकिन इल्म अहमियत रखता है। इम्तिहान में नाकामी ने मुझे दोस्तों को खोने का खौफ दिया। मेरे वालिद ने मुझे बताया कि जिंदगी में बढ़ने के लिए खानदान की मदद काफ़ी है। वो हर ऊंच नीच में आपके साथ खड़े होते हैं। मैं हमेशा एक बात पे यकीन रखता हूं कि अंधेरे कमरे में सिर्फ आप ही रोशनी की किरण बन सकते हैं। किसी के आने के इंतजार के बजाय
हमें खुद रोशनी लानी चाहिए। आपके सिवा कोई मदद को नहीं आएगा। मुझे एनिमे सीरीज बहुत पसंद हैं। मेरी पसंदीदा नारुतो और अटैक ऑन टाइटंस हैं। इसकी वजह यह है कि इनमें इनका सफर, जिद्दोजहद, हौसला है जो इनको हिम्मत नहीं हारने देता। मेरा सबसे पसंदीदा खाना केपीके से चपली कबाब हैं, कराची की बिरयानी और लाहौर की निहारी है। मैं पहली बार जब हाइकिंग पर गया था तब मेरे पास आईडी कार्ड भी नहीं था। मैं 16 साल का था और मैं सिर्फ तन्हाई को खत्म करने के लिए गया था। तीन सबसे जरूरी चीजें जो मैंने इस चैलेंजिंग एडवेंचर से सीखी वो थी सब्र, हौसला और बका। वापिस आने के बाद मैं मुहिम जोई के सफर के बारे में और पुरजोश हो गया। मेरा सबसे आखिरी सफर नांगा पर्वत बेस कैंप था। हाइकिंग और कैंपिंग का सबसे बेहतरीन हिस्सा बॉनफायर था। जहां मुझे मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत करने का और साइन लैंग्वेज सिखाने का मौका मिला। मेरा अगला ख्वाब पूरे पाकिस्तान में मोटरसाइकिल पर सफर करना है। मेरे दो पसंदीदा तरीन लोग जिनसे मैं मिलना चाहता हूं वो हैं गॉर्डन रैमजी और दी बैंड लिंकिन पार्क। गॉर्डन दुनिया का सबसे मशहूर शेफ है और वो वाकई मुझे मुतासिर करता है, और लिंकिन पार्क का सफर मुझे हौसला देता है। मेरा पसंदीदा गेम रग्बी है। मैं अक्सर क्रिकेट नहीं देखता क्योंकि ये बहुत तवील गेम है। मेरा मशगला फैमिली के साथ वक्त गुजारना और खाना खाना है। इस तरह से मैं बोरियत ख़त्म करता हूँ। मैं रात को जल्दी सो नहीं सकता। मुझे गेम्स खेलना और नेटफ्लिक्स देखना पसंद है। मेरी ज़िंदगी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कई बार नाकाम हुआ हूँ।
इसलिए नहीं कि मैं अपनी पढ़ाई में अच्छा नहीं था। मैं इम्तिहान से एक दिन पहले ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने में वक्त गुजारता था। मैं हमेशा कुछ मुख्तलिफ करना चाहता था। मेरे घर वाले मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते देखकर हैरान होते थे और मैं हमेशा इनसे कहता था कि एक पेपर मेरी बाकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। मुझे गेम्स बहुत पसंद हैं। मेरी सबसे पसंदीदा गेम्स बैटलफील्ड और कॉल ऑफ ड्यूटी हैं। अगर आप बगैर किसी तजुर्बे या बैकग्राउंड के कारोबार शुरू कर रहे हैं तो आपके पास कोई सरपरस्त होना चाहिए। उनके पास वसी सनती तजुर्बा होता है जो आपको कारोबार में तरक्की करने में मदद करता है। हमारे मेन्यू में 26 से ज्यादा आइटम्स थे। मेरे सरपरस्त ने मुझे आइटम्स को कम करके 6 तक लाने का कहा। शुरू में मैंने समझा कि वो शायद मुझसे हसद कर रहे हैं, लेकिन उनका मशवरा असल में बहुत अच्छा निकला। जिस तरह वालिदैन एक शख्स के तौर पे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं, इसी तरह एक सरपरस्त एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे हमें बढ़ने में मदद करता है। लोग आपकी हौसला शिकनी करेंगे, चाहे कुछ भी हो। अबे खाओ ब्रांड नेम की वजह से मुझे तनकीद का निशाना बनाया गया। मुझे बताया गया कि ये ब्रांड नेम बहुत अजीब है, ये ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जह नहीं कर सकता। इतनी तनकीद के बावजूद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। आपको हमेशा अपने आप पर यकीन रखना चाहिए कि आप कौन हैं और क्या कर सकते हैं। हर एक की बात ना सुने। अब एक खाओ में हम एक टीम के तौर पर काम करते हैं, कोई भी बॉस नहीं है। ऐसे भी दिन थे जब हमारी सेल अच्छी नहीं थी। मेरी टीम ने कभी भरोसा करना नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते रहे। एक दिन था जब मैं कैफे का फर्श झाड़ू से साफ कर रहा था। मेरा दोस्त आया और मुझसे पूछा, क्या मेरे पास अच्छी नौकरी नहीं है? मैंने हमेशा तुम्हें कहा है कि पढ़ाई में मेहनत करो। उसने मुझे एक कार्ड दिया और कहा कि अगर मुझे कोई नौकरी की जरूरत हो तो मुझे फोन करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने उसे खाने की ऑफर करवाई, जिस पर उसने कहा, नहीं फैजान, तुम्हारा बॉस नाराज हो जाएगा। कुछ दिनों बाद उसने मुझे एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल पे देखा और मुझे फ़ोन किया कि आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि इस ब्रांड की ऑनर आप हैं। मेरी जिंदगी के 2 काबिले फख्र लम्हात। पहला वो था जब मेरे वालिद ने मेरे बारे में मजीद फिक्र करने के बजाय मेरे और मेरे कारोबार के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। मैं अपने स्कूल में कई बार नाकाम रहा। मेरे उस्ताद मुझे यहां तक कहते थे कि मैं जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता और मैं एक चौकीदार बन जाऊंगा। दूसरा काबिले फख्र लम्हा वो था जब सालों बाद अबे खाओ के बाहर
अपने उस्ताद से मिला। मैं उनके पास गया और उनसे पूछा क्या वो अब भी मुझे पहचानती हैं। मैंने उनके साथ शेयर किया कि मैं इस कारोबार का को फाउंडर हूं। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मेरी तमाम फैमिली और बच्चे आबे खाओ के कस्टमर्स हैं, नाकामी जिंदगी का हिस्सा है और एक कागज आपकी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। एक दिन मुझे मेरी बहन ने बताया कि उन्हें प्रेसिडेंट हाउस से कॉल आई है और हातून अव्वल ने उन्हें मदऊ किया है। शुरू में मुझे ऐसा लगा जैसे वो मजाक कर रही है और मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मैं प्रेसिडेंट हाउस गया। उस दिन का आगाज बहुत बुरा था। मेरे कपड़े खराब हो गए और ऐवान सदर के रास्ते में मेरा जूता टूट गया। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आपकी ज़ाहिरी हालत आपकी अहमियत का फैसला नहीं कर सकती। आपका इल्म और आपकी मेहनत आपकी शख्सियत का तयन करती है। शुक्रिया।